गुड मॉर्निंग एवरीवन। पंचायती राज को हम आगे बढ़ाएं। अब सवाल ये है कि पंचायती राज के द्वारा 3 स्तर के पंचायतों का चुनाव होने लगा, गांव के विकास के लिए नए तरीके आ गए। लेकिन अब जरा हम देखें कि पंचायती राज में अभी मुद्दे बचे हुए हैं। तो ये सच है कि पंचायती राज से राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। अब पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इनका निर्वाचन करवाएगा और यदि 5 वर्ष से पहले पंचायतें भंग हो गई, आपको फिर याद दिला दें, 5 वर्ष से पहले पंचायतें भंग हो गई तो निर्वाचन शेष कार्यकाल के लिए होगा। अब लॉजिकल है कि मान लो एक राज्य में 1000 पंचायतें हैं, अब रोज रोज चुनाव होने लगे फिर तो हमेशा राज्य सरकार चुनाव ही कराती रह जाएगी। इसे ऐसा रखा गया कि मान लो कोई पंचायत भंग हो जाती है तो वो शेष कार्यकाल तक काम करेगी, नहीं तो फिर 5 साल बाद कोई ना कोई पंचायत भंग होती रहेगी और 5 साल चुनाव ही होता रहेगा। इसलिए कहा गया है कि पंचायत भंग होने पे शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होगा, लेकिन 2 साल में कोई पंचायत भंग हो जाए तो कार्यकाल 3 साल के लिए चुनाव होगा। आप पूछोगे सर ये बताओ पंचायत भंग क्यों होगी? इसका कारण संविधान में नहीं है, वो अलग अलग राज्य विधानसभाओं ने अपने अपने अधिनियमों में लिख रखा है, क्योंकि राज सोची का विषय है। लेकिन अगर मान लो पंचायत कार्यकाल 4 साल का है और पंचायतें भंग होती है 4.5 साल के बाद, तो संविधान में लिखा गया है कि यदि पंचायत 4.5 साल के बाद भंग होती है या कार्यकाल 6 महीने बचा हुआ है उस दौरान भंग होती है तो फिर चुनाव पूरे 5 साल के लिए होंगे, केवल 6 महीने के लिए चुनाव नहीं होंगे। और पंचायत में वही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा जो विधानसभा में चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो। बस एक केवल अंतर है कि पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 वर्ष चाहिए। ये पंचायत में बस अंतर है। इसलिए कहा जाता है पंचायतें नहीं है, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। इसलिए हमें अपेक्षा होती है कि आज जो ग्राम प्रधान है कल के लिए विधायक होगा, आगे सांसद होगा, तभी दोस्तों सही मायने में जमीनी लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। अब सवाल है कि 5 वर्ष के लिए चुनाव, 5 वर्ष कार्यकाल होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा और इसी के माध्यम से कम 30 लाख से ज्यादा पंचायत के प्रतिनिधि शासन में पहुंचे। तो फिर सवाल उत्पन्न होता है, क्या पंचायती राज केवल एक चुनावी मैकेनिज्म है? क्या पंचायती राज काम, और कई बार तो ऐसा देखा गया, अब इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को स्वायत्ता रखी गई है। लेकिन दोस्तों आप पूछोगे कि सर ये बताओ राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल क्या होगा, कौन अध्यक्ष होगा? इसके लिए कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, ये फिर राज्यों को दिया गया है, वह अपने लिए आप अलग अलग बनाइए, क्योंकि राजसूची का विषय है। तो फिर भी आप कहोगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्वायत्ता के लिए कोई बात संविधान में लिखी गई है? यानी संविधान में ये नहीं लिखा गया निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होगा, कार्यकाल कितना होगा। ये जरूर लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को अगर अपने पद से हटाना है तो वैसे हटाया जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इतनी स्वायत्ता रखी गई है जिससे कि राज्य सरकारें पंचायतों पर दबाव न बना सके। लेकिन कुछ दिनों पहले बंगाल और हरियाणा में चुनाव हुए, उसमें तमाम सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोस्तों जो भी गांव में रहता है वो इस बात को जानता है कि निर्विरोध निर्वाचित होना गांव में लगभग असंभव है। गांव में तो कई बार कहते हम कबड्डी खेलने में दोस्तों उस्ताद है, तो गांव में तो लोग माहिर है कि दूसरी टांग खींचने में, तो कोई निर्विरोध कैसे निर्वाचित हो जाता है? इसका मतलब है निर्वाचन तंत्र अभी भी ठीक नहीं है, आलोचना लगती है। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या पंचायती राज केवल एक चुनावी प्रणाली है? क्या पंचायती राज केवल एक चुनावी प्रणाली है? उत्तर है नहीं। दोस्तों आपको बार बार रिपीट करते आए हैं कि पंचायती राज एक चुनावी प्रणाली नहीं है, बल्कि पंचायती राज सामाजिक न्याय का माध्यम है, ग्रामीण विकास का उपकरण है, लैंगिक सशक्तिकरण का माध्यम है। और इसलिए पंचायती राज क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। बहुत ध्यान रखने की है दोस्तों, हमारे यहाँ लोकतंत्र का प्रयोग 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद होने लगा। पहला चुनाव हुआ 1952 में। लेकिन खास बात देखिए, सांसदों विधायकों का हम जब निर्वाचन करते हैं तो उसमें हम अपनी मर्जी नहीं बताते। यानी
रिप्रेजेंटेटिव शासन होना, प्रतिनिधिपूर्ण शासन होना। देखो दोस्तों, सांसदों विधायकों चुनाव किस आधार पे होता है कि 5 साल के लिए हमने उन्हें अपनी इच्छा दे दी। अब सवाल यह है कि हमने अपनी इच्छा दिया था उनको भ्रष्ट होने के लिए, लेकिन पंचायत में किसी को इच्छा देते नहीं। पंचायत में हम ग्राम सभा में स्वयं बैठते हैं। इसे स्वशासन, यानी गांव के लोग गांव के संसाधनों से, गांव की प्राथमिकता के हिसाब से शासन चलाए, इसे कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। बात ध्यान में रखने के दोस्तों, अगर आप ध्यान से शब्दों को सुनेंगे, संघवाद में क्या है? पावर शेयरिंग। संघवाद में क्या है? हमने शक्ति का विभाजन किया, शक्ति के 2 केंद्र बना दिए। लेकिन पंचायत में क्या किया? सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्वशासन बड़ा है या शेयर्ड रूल। संघवादी क्या कहता है? सहभागी शासन, पावर शेयरिंग। आपने कितनी बार शब्द का प्रयोग किया हमने संघवाद में। इसलिए यहाँ पे क्या है? स्वशासन। और दोस्तों, स्वशासन हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि जिस सांसद और विधायक को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जरा उससे जाकर कभी मिलिए। और कई बार तो बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं और पूछते हैं, भाई ये बताओ अपने सांसद से कभी मिले? तो कहते हैं नहीं मिले। तो जरा दोस्तों देखिए, जो सांसद हमारे गांव का है, हमारे गांव के लोगों को रिप्रेजेंटेशन का दावा करता है, वो हमसे मिलता नहीं। जब गांव में आप जाके देखिए ग्राम प्रधान, अरे ग्राम प्रधान जी तो बिल्कुल हमारे गांव मोहल्ले में टहल रहे हैं बीड़ी पीते हुए। हमने कई बार प्रधान जी कहा, प्रधान जी नमस्कार, क्या काम हो रहा है? तो ये दोस्तों देखिए, अब प्रधानमंत्री एक तरफ अगर दिल्ली में आके प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो लगभग नामुमकिन है। अच्छा, एक बार कई युवा लोग थे, तो एयर इंडिया में काम कर, उस समय एक प्राइवेट जेट एयरवेज था, काम कर रहे थे। तो अचानक मंदी आई, सब युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। और युवाओं ने सोचा, कार में सारे 4-5 लोग बैठे, उन्होंने सोचा चलो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री उस समय थे। और 12 बजे रात प्रधानमंत्री आवास में स्कोडा कार से दंदना कर उनकी कार घुसी। और इतनी तेज कार की स्पीड थी कि सिक्योरिटी वालों ने सोचा भाई कोई बड़ा वीआईपी आदमी होगा, इतने रफ्तार से कौन आ रहा है। और सारे गेट खुल गए, लेकिन अंतिम गेट जिसपे सबकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो नहीं खुला। और जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने एसपीजी ने दरवाजा खोला, पता चला कि 4 युवा लड़के, उतने के तो होश भागते हो गए। उनका अरे ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने पूछा क्या करने आए हो? तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। उनका चलो। और उल्टा लटका के बड़ी पिटाई की दोस्तों। उन्होंने कहा दोबारा मत आना ऐसे। यानी आप याद रखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं आपका सेवक हूँ, हम अपने सेवक से मिल नहीं पा रहे। और प्रधान जी बेचारे कभी नहीं कहते हम सेवक है, और हमारे गली मोहल्ले से रोज ही मिल रहे हैं। और यही तो सही शासन है दोस्तों। इसलिए ग्राम प्रधान क्या है? पंचायती राज क्या है? पंचायती राज केवल चुनावी तंत्र नहीं है, क्योंकि ये तो आप जानते हो लोकतंत्र में चुनाव होना अलग बात होती है। भाई चुनाव तो कई बार तानाशाही लोग भी करवा लेते हैं। चुनाव लोकतंत्र में साधन है, जरिया है, माध्यम है, उद्देश्य नहीं है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास। इसलिए पंचायती राज केवल चुनावी तरीका नहीं है कि महिला ग्राम प्रधान हो जाए, पुरुष ग्राम प्रधान हो जाए और 10 लाख लोग सांसद विधायक के बजाय हम कुछ और निर्वाचित लोगों को चयन कर दें। ये पंचायती राज नहीं है। गांव के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप में बैठकर अपना शासन चलाना, ये स्वशासन है। इसलिए आप देखोगे कहा जाता है पंचायती राज एक प्रशासनिक तंत्र है। यह केवल एक चुनावी तंत्र नहीं है, पंचायती राज एक प्रशासनिक तंत्र है। क्यों? जिसके द्वारा ग्रामीण जनता का विकास होता है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जिससे ग्रामीण जनता का विकास होता है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जिससे महिला सशक्तिकरण होता है, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण रहेगा। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, लेकिन चूंकि पंचायती राज सूची का विषय है, कई राज्यों ने 50% आरक्षण दे रखा है, जैसे बिहार जैसे राज्यों में। और दोस्तों आप देखोगे पंचायती राज ने महिलाओं में क्या कमाल किया। आज सारी सरकारें महिला वोट के पीछे पड़ी है और पंचायती राज ने बड़ा अच्छा काम किया। आज की डेट में महिला मतदाता पुरुष मतदाता के निर्देश पे वोट नहीं करती, यानी पति कहीं और वोट करेगा, पत्नी कहीं और वोट कर देगी। पहले ऐसा था कि पिता जहां वोट करता था बेटियां वहीं वोट करती थी, आज ऐसा नहीं है। ये बड़ा चेंज आ रहा है। इसलिए आप देखो सारे पार्टियों का ध्यान महिलाओं पर है, क्योंकि पंचायती राज ने महिलाओं के हौसले बढ़ा दिए। और अब देखो दोस्तों, हौसला ही, पहले तो हौसले से उड़ान होती है।
क्योंकि जब महिला कोई ग्राम प्रधान जाएगी पंचायत की बैठक में, देखेगी इधर डीएम साहब बैठे हैं, इधर इधर बैंक का मैनेजर बैठा हुआ है, इधर सीडीओ है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, और सोचिए गांव उस महिला का क्या वैचारिक परिवर्तन होगा। इसलिए लोकतंत्र में बड़ा चेंज आता है। तो प्रशासनिक माध्यम है ग्रामीण जनता का विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय। ये पंचायती राज का मूल तंत्र है, जिसके लिए पंचायती राज ने क्या किया, प्रशासनिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया। इसके लिए क्या हुआ, पंचायती राज ने क्या किया, प्रशासन का नया ढांचा तैयार किया, तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया। यानी अब पहले क्या होता था, पंचायती राज के आने से के पहले भी गांव का विकास होता था। पंचायती राज के आने के पहले गांव का विकास ऐसा थोड़ी था, गांव का विकास 92 के बाद ही शुरू हुआ। अरे सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो एग्जाम्पल है, उसके बाद पहले भी गांव का विकास होता था। पहले गांव के विकास में डीएम साहब का महत्व था, प्रशासनिक अधिकारियों की प्राथमिकता थी। आज तो गांव के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका प्राथमिक हो गई है। आज गांव के विकास में अब आम गांव की जनता बता रही हमारा विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। यही तो पंचायती राज ने चेंज किया, यही स्वशासन है। तो पंचायती राज क्या है, एक तरीके का प्रशासनिक ढांचा निर्मित कर रहा है, जहां न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है बल्कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण है, जहां केवल शासन में सहभागिता नहीं है, पावर शेयरिंग नहीं है, बल्कि ये स्वशासन है। कितना बड़ा विचार है दोस्तों, ये सेल्फ गवर्नमेंट है, शेयर्ड गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए शासन का सहभागी होना और सेल्फ रूल होना, दोनों बातों में फर्क है। इससे पंचायती राज क्या करता है कि अब इसीलिए कहा भी जाता है पंचायती राज के द्वारा दोस्तों अब प्रशासन से नए तरीके की शासन की उम्मीद की जाती है। अब अधिकारी कैसे हों, जो आम जनता के लिए सहायता प्रदान करें, आदेश न दें। अब वो जमाना बदल गया, हमारे यहाँ प्रशासन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। आज की डेट में हमें सिंघम नहीं चाहिए, जनता का सेवक चाहिए, क्योंकि जनता बताएगी, जनता मालिक है, जनता संप्रभु है, यही तो हम लोकतंत्र में पढ़ते हैं। तो संप्रभु की जो आज्ञा होगी उसी आज्ञाओं को क्रियान्वित कौन करेगा, पंचायती राज में इस प्रशासन क्रियान्वित करेगा। तो प्रशासन की भूमिका खत्म नहीं हुई, बल्कि प्रशासन क्या हो गया है, अब अनुक्रियाशील हो गया है, पार्टिसिपेटरी हो गया है और परिणाम उन्मुखी हो गया है। अब प्रशासन बड़ा बदलाव आया है। और दोस्तों प्रशासन भूमिका ऐसी होनी चाहिए, जैसे आप देखो हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो कैसे एयर होस्टेस नमस्कार। अरे दोस्तों हम मालिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं और प्रशासनिक अधिकारी उसके सेवक है, हमारे बॉस थोड़े हैं। इसी वो प्रशासनिक अधिकारी आम जनता की बात के हिसाब शासन करेंगे। और कई बार दोस्तों यही बात हम भूल जाते हैं, भाई हम मालिक हैं। जब हम भूल जाएंगे हम मालिक हैं, तब तो कई बार फिर हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है। इसलिए प्रशासन ढांचा है। और वैसे भी उससे भी बड़ा पंचायती राज का सपना दोस्तों केवल एक प्रशासनिक तंत्र ही नहीं है, नहीं पंचायती राज चुनावी तंत्र नहीं है। और इसलिए पंचायती राज केवल प्रशासनिक तंत्र नहीं है, क्योंकि आप देखोगे हमारे यहाँ एक है खाप पंचायत। खाप पंचायत का मतलब है जाति की पंचायतें, खासतौर पर जो हरियाणा में ज्यादा रही है। पंचायती राज से पहले भी हमारे गांव में खाप पंचायतें होती थी। खाप पंचायत का मतलब जाति पंचायत। खाप पंचायत में स्वाभाविक रूप में विषमता थी और खाप पंचायत के द्वारा कई बार महिलाओं के साथ कई अत्याचारी घटनाएं भी सामने आई। वैसी पंचायतें नहीं है हमारी पंचायत, लोकतांत्रिक है, समता के अधिकार पर है, सभी को न्याय देती है। और इसलिए ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए पंचायतों के प्रत्येक पद पर आरक्षण होगा। तो पंचायती राज क्या है, चुनावी प्रणाली है? नहीं, चुनावी प्रणाली है लेकिन ये सेकेंडरी, द्वितीयक। मूलतः प्रशासनिक ढांचा है गांव के विकास का, लेकिन उस प्रशासनिक ढांचे से भी बड़ा ये पंचायती राज स्वराज्य का विचार है। गांधी के स्वराज्य का विचार है पंचायती राज। इसे लक्ष्मण सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायती राज को चुनावी ढांचा समझना गलती तो ही है, प्रशासनिक ढांचा भी समझना गलती ही है। क्योंकि पंचायती राज केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बल्कि पंचायती राज कैसा विचार है, ग्रामीण स्वराज्य का। क्योंकि दोस्तों उदारीकरण, भूमंडलीकरण के बाद आज भी आप देखोगे भारत में सारा विकास का जोर कहाँ है, गांव का विकास, कृषि का विकास। तो कहा तो जाता है कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण के बाद थोड़ा शहरों में और संपत्ति केंद्रीकरण हुआ, गांव थोड़ा पिछड़ गए। तो गांधी बाबा कैसा गांव चाहते थे, ग्राम स्वराज्य। यानी दोस्तों स्वराज्य और स्वतंत्रता में फर्क होता है।
अरे स्वतंत्रता मतलब है राजनीतिक स्वतंत्रता। स्वराज्य मतलब क्या है? ग्रामीण स्वराज्य कब आएगा? जब गांव में ही रोजगार मिल जाएगा, जब गांव में ही शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, जब गांव में ही यानी चिकित्सा, यही तो पंचायती राज कर रहा है। गांव में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार प्राप्त होगा और ग्रामीण जनता शासन सत्ता के केंद्र में होगी। ग्रामीण जनता शासन सत्ता केंद्र में होगी, राजनीतिक दल नहीं। इससे दोस्तों हमारे लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है। देखो हमारे लोकतंत्र की बड़ी विडंबना यह है कि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा निर्वाचित लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र में पार्टियां जरा देख लो, व्यक्ति केंद्रित है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हमारे यहाँ तो कहीं पार्टी में व्यक्ति है, कहीं परिवार है और व्यक्ति की चलती है। भाई ये कौन सा लोकतंत्र है? इसे कहते हैं दल में आंतरिक लोकतंत्र। अरे पार्टी का अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा चुनाव किया जाए, ऐसा नहीं होता। अब पार्टी में बॉस कह देगा जो वही होगा। इसे गांधी बाबा चाहते थे, वे पार्टी, नौकरशाही, ये सब नीचे होनी चाहिए लोकतंत्र का मतलब। इसीलिए पंचायती राज ने क्या आधार दिया कि लोकतंत्र नहीं होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। देखो दोस्तों, प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र अलग है। प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को हम परोक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हम प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र कहते हैं, वो लोकतंत्र कैसा है? परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है, क्योंकि इसमें जनता की इनडायरेक्ट भागीदारी है। प्रत्यक्ष का मतलब है जहां जनता स्वयं शासन सत्ता अपने हाथों में लेगी, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और ग्राम सभा तो ग्राम सभा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पंचायती राज ने गांव गांव में एक ग्राम सभा स्थापित कर दी और वही ग्राम सभा बताएगी कि मनरेगा का फायदा किसको मिलेगा, आवास योजना किसको मिलेगी, गांव में किसको पैसा मिलेगा, अनाज मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये कितना बड़ा चेंज का परिणाम, जरा सोच के देखो दोस्तों। ग्राम स्वराज्य का विचार क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम गांव को शक्ति का केंद्र बनाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा, वृक्षारोपण हो जाएगा, जल प्रबंधन हो जाएगा। और आप देखोगे चूंकि पंचायती राज राजसूची का विषय है, इसलिए हरियाणा में पहले हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश जैसे, और अब देखोगे उधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में पंचायतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। केरला तो बेस्ट मॉडल है। अब आंध्र प्रदेश ने क्या कानून बना दिया? आंध्र प्रदेश की राज्य विधानसभा ने कहा कि पंचायतों की चुनाव भागीदारी वही करेगा जिसके 2 बच्चे होंगे। अब देखो जनसंख्या नियंत्रण कितना अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ दोस्तों सारे काम फेल कैसे हुए? क्योंकि ऊपर से टॉप से आदेश दे दिया गया। अब दिल्ली में बैठे लोग बताएं गांव में कौन सा वृक्षारोपण होगा और जाके यूकलिप्टस का पेड़ लगा दिया। अरे गांव के बुजुर्ग से पूछिए गांव में कौन सा पेड़ होना चाहिए, उसकी मिट्टी कैसा है, उसका प्रवाह कैसा है। इसलिए सच मानिए दोस्तों, हमने तो गांव में तभी कुएं खुदते हुए देखे, तालाब खुदते हुए देखे, वृक्षारोपण होते हुए, जैसे पंचायती राज आया। एक तमाम खामियां हमने कल ही बताया था, खामी से इनकार नहीं कर रहे हैं, ये कितना बड़ा परिवर्तन है, ये खास बात है। इसलिए पंचायती राज चुनाव का तरीका है द्वितीयक रूप में, चुनाव के तरीके से बड़ा प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक ढांचे से बड़ा गांधी का ग्राम स्वराज्य का विचार है, जहां सच मानो गांव भी समृद्धि के केंद्र होंगे। हर गांव का आदमी भागा भागा शहरों में नहीं आएगा, गांव शहर के बीच में खाई पटे, यही तो सही मायने में उदारीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में होना चाहिए। और आज भी आप देखो गांव के कितना महत्व है। कोविड-19 के दौर में अगर एक गांव न रहे होते तो भारत की आधी जनता बर्बाद हो जाती। श्रमिक कहां जाते? गांव ने कितनी बड़ी जनता को बचा लिया। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी याद दिला दें कि दोस्तों पंचायती राज के द्वारा कुछ टेक्निकल बातें भी आपको याद दिला दें। पंचायती राज में कि अगर मान लो आरक्षण होता है महिलाओं का, तो महिलाओं का 1/3 आरक्षण होगा, लेकिन आरक्षण आप जानते हो तो कुछ टेक्निकल बातें भी आपको बता दें कि मान लो पंचायती राज में आरक्षण तो होता है, तो आरक्षण का मतलब कहाँ पे आएगा? एक तो 3 स्तर पर, एक तो ग्राम प्रधान के स्तर पर या सरपंच के स्तर पर आरक्षण होगा, दूसरा खंड पंचायत के सदस्यों के लिए, खंड पंचायत के सदस्य और खंड पंचायत के अध्यक्ष, और फिर ऐसे ही जनपद पंचायत के सदस्य और जनपद पंचायत के अध्यक्ष। तो ये 3 स्तर के चुनाव है। अब 3 स्तर के चुनाव में जरा ध्यान देने की बात है, इस 3 स्तर के चुनाव में
कहाँ आरक्षण होगा? तो देखो ये एक अध्यक्ष पद है, तीनों पर आरक्षण, एक है अध्यक्ष के पद पर और दूसरा है सदस्य के पद पर। तो जनपद पंचायत के सदस्य, तो आप याद रखिए दोस्तों, संविधान में लिखा गया है आरक्षण तीनों स्तर पर होगा और महिलाओं के 1/3 आरक्षण बाकायदा संविधान में लिखा गया है। लेकिन अध्यक्ष के लिए आरक्षण कितना होगा ये राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा तय करेगा। यही बात अनुसूचित जाति जनजाति की लिखी गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, 1/3 नहीं होगा। जित जनसंख्या 30%, 30%, 10, 20, जैसा होगा 1/3 आरक्षण होगा। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है कि अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य विधानमंडल अपनी विधि के द्वारा करेगी। इसे दोस्तों आप याद रखो, इसलिए कहते हैं पंचायती राज में 2 भाग होता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो एक 73rd अमेंडमेंट के अनिवार्य भाग होते हैं। अनिवार्य का मतलब है जो संविधान में लिखे गए हैं। 73rd के अनिवार्य भाग वो हैं जो संविधान में उल्लिखित हैं। और दूसरे हैं स्वैच्छिक, वॉलंटरी। स्वैच्छिक का मतलब है जिसे राज्य विधानमंडल को बनाने का अधिकार है। इसका मतलब है 73rd में केवल मोटा मोटा ढांचा खींच दिया गया है। तो जो मोटा ढांचा खींच दिया गया है उसे 73वें संविधान संशोधन का अनिवार्य भाग कहा जाता है। अनिवार्य भाग कैसा है? जैसे 3 स्तर की पंचायत, ये अनिवार्य भाग है, ये लिखा गया है। 3 स्तर की पंचायत या निर्वाचन की उम्र 21 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, ये तो लिखा गया है। एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, और राज्य निर्वाचन आयोग होगा और राज्य वित्त आयोग होगा, ये तो लिखा गया है। ये अनिवार्य भाग है। अब सवाल है स्वैच्छिक भाग कहाँ है? जहां संविधान में लिखा होता है जैसा राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाए, वॉलंटरी पार्ट है, कंपल्सरी पार्ट है। जब आप कभी भी आर्टिकल देखेंगे तो लिखा होगा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाए। इसका मतलब है 73rd अमेंडमेंट में नहीं लिखा गया है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा क्या निर्धारित होगा कि ग्राम सभा की बैठक कब होगी, ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा को कैसे भंग किया जाए, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। अब आप देखोगे राज्य निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए, ये सब योग्यता, संख्या, सेवा शर्तें, ये सब राज्य विधानमंडल तय करेगा। सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल तय करेगा। इसलिए आप देखोगे 29 विषय पंचायतों को दिया जाए, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जाए न दी जाए, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। ये है स्वैच्छिक शक्ति। इसका मतलब आप कहोगे कि स्वाभाविक तौर पर राज्यों का पंचायतों पर बड़ा प्रभाव है। अब दोस्तों अगर पंचायत राज्य के अंदर है तो ऐसा तो नहीं हो सकता पंचायत राज्य पर प्रभाव ही न करे। क्यों? क्योंकि हकीकत की बात यह है कि राज्य का पंचायत पर बड़ा प्रभाव होता है। कैसे प्रभाव होता है अब इसको आप देख लीजिए। यानी सच मानिए राज्य का पंचायत पर प्रभाव कैसे होता है? राज्य का पंचायतों पर प्रभाव कैसे होगा? तो आप देखोगे कैसे होगा, क्योंकि राज्य सरकार ही, राज्य विधानमंडल ही पंचायतों को शक्ति प्रदान करती है। शक्ति मतलब है 29 विषय। केरल जैसे राज्य ने सारा विषय प्रदान कर दिया है। राज्य ही पंचायतों को वित्त प्रदान करती है। राज्य ही पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। वही कौन सा इंजीनियर होगा, तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। राज्य ही पंचायतों को पदाधिकारी प्रदान करती है। इसलिए आप याद रखिए राज्य का पंचायतों पर बड़ा नियंत्रण होता है। तो आप कहोगे सर ये नियंत्रण क्या राज्य की पंचायतों की स्वायत्तता के खिलाफ है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखो शासन में 2 अंग बिल्कुल विरोधी रूप में काम नहीं कर सकते।
इसीलिए पंचायत और राज्य को एक साथ काम करना चाहिए, जैसे संघ और राज्य को। तो राज्य का पंचायतों पर ये नियंत्रण है। इसका मतलब अगर पंचायत सोचे कि हम राज्य से अलग काम करना शुरू कर देंगे, नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पंचायतों को बिल्कुल राज्य के अधीन बना दिया जाए। दोस्तों, ये तो पंचायत की भावना के खिलाफ हो जाएगा। अगर पंचायत राज्य के अधीन हो जाए तो ठीक है, फिर तो डीएम साहब की सहायता से काम चल जाता, फिर पंचायतों का निर्माण की आवश्यकता न पड़ती। पंचायतों का निर्माण हुआ है, इसका मतलब है उन्हें स्वायत्त शक्तियां दी जाए। ऐसा न हो कि पंचायतें बस केवल राज्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने का एक प्रशासनिक ढांचा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पंचायतें राज्य की प्रशासन के क्रियान्वित करने का एक केवल ढांचा नहीं होना चाहिए, बल्कि पंचायतें योजना निर्माण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में आनी चाहिए, जो राज्यों से कहे भैया ये काम करो अब। इसलिए राज्य का नियंत्रण कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हकीकत की बात यह है कि विधायक चाहता ही नहीं कि पंचायत मजबूत हो। भाई, विधायक सोचता है अगर ग्राम प्रधान मजबूत हो गया तो कल के लिए हमें वो विधानसभा चुनाव में चुनौती दे देगा। इसलिए राज्य के पदाधिकारी, अच्छा राज्य के पदाधिकारी अपने आगे किसी को समझते नहीं। आईएएस आईपीएस अपने आगे किसी समझता नहीं, ग्राम प्रधान को, वो तो विधायक को नहीं समझता। ये थोड़ी गड़बड़ी है। जबकि हकीकत की बात यह है, हमें तो शासन में सबसे ज्यादा महत्व पंचायतों को देना चाहिए। और खास बात है, अब आप देखोगे पंचायत यानी 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया। 73rd अमेंडमेंट ने दोस्तों भारत में सुशासन, गुड गवर्नेंस लागू कर दिया। कैसे? अब देखोगे पंचायती राज ने कैसे भारत में गुड गवर्नेंस लागू किया। तो दोस्तों, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? देखो, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में फर्क होता है। गवर्नमेंट का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। गवर्नेंस का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद एनजीओ, उसके बाद कारपोरेट हाउस, इस सब मिलकर गवर्नेंस कहलाते हैं। गवर्नमेंट एक छोटा शब्द है, गवर्नेंस एक बड़ा शब्द है। यानी गवर्न आजकल दुनिया पीपीपी की है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। निजी क्षेत्र भी, सरकारी क्षेत्र भी, एनजीओ भी, सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। यानी इन्फोसिस अपना फाउंडेशन चला रहा है, तो सरकार ही सब करेगी, ये विचार अब नहीं है। अब तो सरकार एनजीओ के माध्यम से काम करती है। इसे गवर्नेंस एक बड़ा शब्द हो गया। यानी वो सारी सरकार के कार्य प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से वो सामाजिक न्याय कर रही है, वो गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस की विशेषता क्या होती है? शक्ति का विकेंद्रीकरण। यानी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कहता है पावर को डिसेंट्रलाइज करिए। और पंचायती राज तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का। याद रखो दोस्तों, यानी संघवाद बन जाने से भी उतना अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि जैसे दिल्ली वैसे लखनऊ। मेरे शासन दिल्ली से हो, शासन लखनऊ से, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत में फर्क कब पड़ता है? जब शासन केंद्र गांव बन जाए। तो विकेंद्रीकरण से क्या हुआ? शासन सत्ता का केंद्र गांव बन गए। गांव कैसे बन गए? अब गांव को पैसा मिलने लगा, गांव के लोग योजनाएं बनाने लगे। यानी शासन सत्ता केंद्र ग्राम सभा बन जाए दोस्तों, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। तो अब ग्राम सभाएं बता रही है कि भाई गांव का विकास कैसे होगा। इससे बड़ा विकेंद्रीकरण क्या होगा? इसलिए कहा जाता है कि अगर ध्यान से देखा जाए, पंचायती राज नहीं है, ये तो गुड गवर्नेंस है। इतना ही नहीं, आप देखोगे पंचायती राज हुआ तो क्या हुआ? अब विकेंद्रीकरण पॉलिटिकल भी है, प्रशासनिक भी है, वित्तीय भी है, हर किस्म का विकेंद्रीकरण है, हर किस्म का विकेंद्रीकरण है। और अब जरा देखो, अब तो हमारे यहाँ 1996 से क्या हुआ? अब अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायतों का विस्तार कर दिया गया। से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार कर दिया गया। दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायती राज का विस्तार किया गया, इसी का नाम है पेसा, पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। और दोस्तों, कमाल की बात हो गई, इस पेशा से हमने क्या किया? ग्राम सभा को इतना पावरफुल बना दिया। यानी ग्राम सभा को तो इतना पावरफुल बना दिया कि अब गांव के जल जंगल जमीन पर ग्राम सभा का नियंत्रण हो गया। इससे दोस्तों देखो, हमारे माओवाद क्यों बढ़ा?
क्योंकि हम शासन को विकेंद्रीकृत नहीं कर पाए। यकीन मानो आजकल जो माओवादी छत्तीसगढ़ और में भी हमला हो गया, अब तो माओवादियों खत्म होने के कगार पे है। ये तो इनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि माओवादी पहले जाके गांव बताया करते थे सरकार क्या है। अच्छा, जनजातीय क्षेत्रों में सरकार जैसी कोई चीज थी ही नहीं। अरे भाई, जनजाति न तो वहां पे कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचता था, न वहां शिक्षा की सुविधा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। तो भैया, राज्य ने तो कह दिया कि हम सबका उत्थान कर देंगे, तो जनजातियों के लिए सरकार कहाँ पहुंची? हकीकत की बात है, जनजातियों की पहली सरकार तो पंचायती राज के रूप में आई। इन दोस्तों, ये पंचायती राज नहीं है, क्योंकि बंदूक से नक्सलवादी समस्या का, माओवादी समस्या का समाधान नहीं कर लेंगे। ये समस्या सामाजिक है, समस्या आर्थिक है। और यही माओवादी समझाते थे कि भाई देखो, ये तो सरकार शोषणकारी है, आपके लिए कोई सरकार नहीं है। अब पता चला कि अब माओवादियों में भाई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भी ग्राम प्रधान हो जा रहा है, उसके भी अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, गांव की सड़क बन रही है। इसलिए अब उसकी माओवादियों को लगता है कि भाई बंदूक उठाने से ज्यादा है सरपंच बन जाना अच्छा है यार, सरपंच बन जाया जाए। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इस पंचायती राज ने ग्राम सभा को केंद्र में ला दिया। तो आज तो इतना प्रभाव है कि पैसा के अंतर ग्राम सभा की अनुमति के बिना गांव की अब जमीन नहीं ले सकते। कितना बड़ा फर्क आ गया। ग्राम सभा की अनुमति से वहां पे बिना कोई मद्य पदार्थ का वहां वितरण नहीं हो सकता। ग्राम सभा की अनुमति से साहूकारी व्यवस्था यानी उधार पैसे लेने के प्रावधान को नियंत्रित किया जा सकता है। और जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतें काम करेंगी, उसका सरपंच अनुसूचित जनजाति का होगा। 50% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हमेशा आरक्षित रहेंगी। इसलिए पहली बार आधारभूत लोकतंत्र तो ग्राम सभा के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में आया। 90 के बाद क्या हुआ? 90 के बाद एक तरफ था उदारीकरण, भूमंडलीकरण, भारतीय सरकार करे निवेश लाओ, निवेश लाओ। अब निवेश आए कहाँ? अनुसूचित क्षेत्रों में। अब पता चला कि निवेश के नाम पर उनकी जमीन भी छिन गई, उन्हें रोजगार मिला नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, अपने जगह से विस्थापित हो गए। तो भैया, लोग क्या हुआ? तंत्र ही तो रहा दोस्तों। इसे कहा भी जाता है, अगर लोक देखना हो पंचायती राज देखो दोस्तों, तंत्र देखना हो तो फिर से पार्टी देखो, नौकरशाही देखो, और कई बार तो संसद भी उसी तंत्र में आ जाती है। क्या जबरदस्त परिवर्तन पंचायती राज ने किया। तो पहली बार शासन में, इसी तो कहते हैं आधारभूत लोकतंत्र, इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। गांव के लोग सब निर्धारित करेंगे, ये कमाल की बात है। और इतना ही नहीं, आप देखोगे जब सुशासन का और एलिमेंट क्या है कि पारदर्शिता। सुशासन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और हकीकत की बात यह है, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा आंदोलन चला, सूचना का अधिकार का पूरा आंदोलन चला, उसका भी केंद्र गांव ही था। तो एक MKSS संगठन था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन था, तो उसके नेता अरुणा रॉय थी। कई बार तो केजरीवाल भी परिवर्तन NGO चला रहे थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो इन लोगों ने ग्राम प्रधान के पास जाके पूछा कि भाई ये बताओ, आपके पास कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, कितना खर्च करते हो, कोई आंकड़ा तो बताओ। ग्राम प्रधान ने बताने से मना कर दिया। इन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया कि भैया, पंचायती राज में जब पैसा मिल रहा है, सरकार का पैसा मिल रहा है, कहाँ खर्च करो बताओ तो। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने 2003 में एक फैसला दिया कि नहीं नहीं, जानने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 का पार्ट है। और इसके बाद 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आ गया। इसलिए अब देखो आज क्या हो रहा है। पारदर्शिता ये है कि पंचायत यानी जहां भी पंचायत पैसे खर्च कर रही है, पंचायत के खर्च का सोशल ऑडिटिंग होता है, सामाजिक अंकेक्षण होता है। यह संविधान में लिखा गया है। पंचायत के खर्च का सोशल ऑडिटिंग होता है, सामाजिक अंकेक्षण। अब सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि बाकायदा ऑडिटिंग का काम तो बड़ा विशेषज्ञ था, CAG किया करता था। अब सोशल ऑडिटिंग का सीधा मतलब यह है कि यहाँ पे तो बाकायदा गांव के लोग बैठकर ये देखेंगे खर्च कहाँ हुआ है, गांव के लोग देखेंगे, ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, और सोशल ऑडिटिंग उनकी आम भाषा, उनकी स्थानीय भाषा में होगी। अब इन गांव के लोग हिंदी जानते हैं, आप इंग्लिश में सोशल ऑडिटिंग करा दोगे। देखो, ऑडिटिंग का सीधा मतलब है दोस्तों, पैसे का सही व्यय करना, पैसे का हिसाब किताब रखना। अब मान लो कि ऑडिटिंग,
मान लो किसी बच्चे ने, किसी पिताजी ने दिया भाई 1000 रुपए, जाके अपना खर्चा, महीने भर का खर्चा चलाना खाने का 1000 रुपए में। अब आप जाके 5 स्टार होटल में एक ही दिन में खर्च कराए, अभी ऑडिटिंग का विषय है। आपने समोसा खरीदा 5 रुपए का, किताब में लिख दिया 50 रुपए, नहीं, आपने गलत खर्च किया। ऐसे सरकार भी तो सॉरी, ठंडा नहीं, सॉरी बच्चों। तो ऐसे सरकार करती है। तो जब ऑडिटिंग पूरा गांव करने लगे, ऑडिटिंग करने के लिए तो हमारे सीएजी है, पदाधिकारी है, जब ऑडिटिंग पूरा गांव करने लगे तब उसे कहते हैं सोशल ऑडिटिंग। तो ग्राम सभा के अधिकारी आएंगे, पंचायत के अधिकारी आएंगे, गांव के लोग बैठेंगे, तो पूरा ऑडिटिंग होगा और तब देखा जाएगा खर्च सही हुआ है, गलत हुआ है। और आप देखोगे दोस्तों, जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि फिर पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि स्पीडी शासन। और गुड गवर्नेंस का लक्ष्य क्या है? देखो, सही मामला ये है, सरकार यानी ट्रेन तेज रफ्तार से चले ये पर्याप्त नहीं है। ट्रेन की तेज रफ्तार के साथ उसमें हम लोग बैठ भी जाने चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ट्रेन बड़ी तेज रफ्तार चल रही है, गांव का आदमी उसमें बैठ नहीं पाया, क्यों टिकट खरीद नहीं सकता, ये गुड गवर्नेंस नहीं है। यानी गुड गवर्नेंस का एक सामाजिक पहलू भी है। इसीलिए ये कहा जाता है समाज में, इसे कहते हैं इंक्लूजन, आजकल एक शब्द का प्रयोग होता है सर्व समावेशी। यानी शासन कैसा होना चाहिए? आम भाषा में कहे सबका साथ सबका विकास। शासन इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव का मतलब है समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो, खासतौर पर वंचित वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जिसे सर्व समावेशिता कहते हैं वही तो सामाजिक न्याय है, वही तो लैंगिक न्याय है। इसलिए ऐसा, यानी अब कोई पता चला पंचायती राज आ गया और महिलाएं पिछड़ी रह गई, तो ऐसे पंचायती राज क्या फायदा है? वैसे पंचायती राज कोई मतलब ही नहीं कि हम महिलाएं पिछड़ी रह जाए। इसे कहा भी जाता है कि बाकायदा पंचायती राज ने शासन को बेहतर किया, इसे पंचायती राज गुड गवर्नेंस को लेकर आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों ये भी एग्जाम्पल है अनुसूचित क्षेत्रों में, क्योंकि संविधान में लिखा गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार के लिए संसद विधि बनाएगी, जो कि संसद ने बना दिया। लेकिन अगर आप पूछोगे कि मान लो जहां 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, खासतौर पर 6ठी अनुसूची, क्या वहां पंचायत का निर्माण हो सकता है? जैसे नागालैंड, जैसे कि मणिपुर, उसके लिए संविधान में लिखा गया है अगर उन राज्यों की विधानसभाएं अपने सदस्य संख्या कुल बहुमत उपस्थित और 2/3 बहुमत से प्रमाणित करें तो उन राज्यों में भी पंचायती राज का निर्माण हो सकता है। और अब ध्यान से कभी देखना, आप 6ठी सूची कंपेयर कर लो, 6ठी सूची में जो स्वायत्ता दी गई है वो स्वायत्ता ज्यादा है पंचायतों से। क्यों? वो ध्यान सुनने की बात है दोस्तों, पंचायतों को विधि के निर्माण की शक्ति नहीं है, पंचायतों को विधि के निर्माण की शक्ति नहीं है, बात ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। न ही पंचायतों को न्याय की शक्ति दी गई है, जबकि भाई पंचायतें तो मूल रूप में योजना क्रियान्वयन के लिए हैं, अच्छे संसाधनों के वितरण के लिए है, ग्रामीण विकास के लिए। लेकिन 6ठी सूची में तो वहां उनको वैधानिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, सब किस्म के अधिकार दिए गए हैं। इसे 6ठी सूची की स्वायत्ता ज्यादा है। इसे 6ठी सूची वाले राज्य स्वाभाविक रूप में पंचायती राज के निर्माण की तरफ वो नहीं सोचते। लेकिन अगर उनको करना है तो
उसके लिए उनकी विधानसभाएं विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती हैं, यानी केवल संसदीय विधि के द्वारा ये नहीं होगा, केवल संसदीय विधि के द्वारा मामला नहीं बनेगा। अब अगला, अब जरा हम देखें, अब मामला ये है कि पंचायती राज को कैसे और प्रभावशाली बनाया जाए। और दोस्तों ये भी याद दिलाते हैं, सैटरडे को इसी समय 11:30 बजे हम आपके डाउट सेशन लेंगे, तो जो भी आपके मन में डाउट हो, क्योंकि जब हम पंचायती राज नगर पालिका पूरा कर देंगे तो अगले सप्ताह जो बचे रहेंगे वो क्लास पूरे हो जाएंगे। इस बीच में डाउट आने से मुझे स्पष्ट हो जाएगा अब आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और इतना टॉपिक आपने पढ़ते हुए देख लिया होगा कि शायद एक का दूसरे संबंध होता है, दूसरे का तीसरे से होता है, तो जब पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो शायद तब डाउट आसानी से पूछ पाएंगे, या हो सकता है कि डाउट की आवश्यकता भी न रहे। अब सवाल अगला है कि अब पंचायती राज को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। मुद्दा ये है, पंचायती राज बन गया, 30 स्तर की पंचायत हो गई, अब नगर पालिकाएं, पंचायती राज आ गया, सुशासन आ गया। सवाल यह पंचायती राज को अब और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, क्योंकि खामियां तो हमने बताई दी थी दोस्तों। और अगर सुदृढ़ करने की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब है पंचायती राज को कैसे और शक्तिशाली बनाया जाए। क्योंकि जब भी हम पंचायतों को सुदृढ़ करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप में इसका मतलब उन्हीं खामियों को दूर करने की बात अपने आप करेंगे। अब कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, पहला ये बात कहा जाता है, पहला आप देखो, संविधान में संशोधन होना चाहिए, यानी जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, अधीनता के सिद्धांत में परिवर्तन होना चाहिए। अधीनता के सिद्धांत में परिवर्तन, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। और दोस्तों बातें थोड़ा शब्द कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, बात बड़ी सिंपल सी है। हमने आपको बता रखा है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, अधीनता का सिद्धांत है क्या, जो अनुच्छेद 243 में, जो अनुच्छेद 243G में प्रावधान है उसे ही संशोधन कर दिया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 243G के अनुसार पंचायतों को वही विषय मिलेगा जो विधानसभा दे। तो लोग कहते हैं भाई इसको चेंज करो, यानी पंचायतों को ये विषय स्वायत्त रूप में प्राप्त होना चाहिए, ये विधानसभा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो पहला परिवर्तन तो यही किया जाता है, ये सुधार के लिए सुझाव दिया जाता है कि इसको ठीक कर दिया जाए तो पंचायती राज और सुदृढ़ हो जाएगा। अब दूसरा सुझाव क्या दिया जाता है, देखो दोस्तों सबसे बड़ी मामला है वित्तीय स्वायत्तता। आप जानते हो कितनी भी शक्ति हम दे दें, अब जब वित्तीय स्वायत्तता न दे तो मामला नहीं बनेगा। और अभी तो हमने कह दिया वे पंचायतें योजना का निर्माण करेगी, विकास काम करेगी। अरे दोस्तों सारा विकास योजना धरा का धरा रह जाएगा, पैसा न हो। अभी आप देखोगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या है, और कई बार आप पढ़ते समय देखो पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए कंपैरेटिव पढ़ो, जैसे आप देखोगे अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात आती है, उसमें लिखा गया संविधान लागू होने के 2 वर्षों के भीतर वित्त आयोग गठन किया जाएगा। वैसे पंचायतों के बारे में है कि संविधान लागू होने के 1 वर्ष के, यानी पंचायती राज लागू होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग गठन किया जाएगा। उसके बाद वित्त आयोग का राज्य वित्त आयोग कार्य में तुलना करो, इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फायदे मिलते हैं। तो आप देखोगे राज्य वित्त आयोग कई काम वित्त आयोग जैसे हैं, कुछ काम अलग है, क्योंकि बात ध्यान में रखने की है दोस्तों। वैसे तो हम कहते थे पंचायती राज संघ का तीसरा चरण है, लेकिन टेक्निकली इसमें एक अंतर है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में राज्यों को मिलने वाली शक्तियां संघ पर निर्भर नहीं है, क्योंकि राज्यों को जो 7वीं अनुसूची में शक्तियां हैं वो राज्यों को सीधे संविधान से मिल जा रही हैं। लेकिन जो पंचायती राज को 29 विषय मिल रहा है वो राज्यों से मिल रहा है, इसलिए हम सामान्य भाषा में कह देते हैं पंचायती राज संघ का तीसरा चरण है।
लेकिन पंचायतों को वैसी स्वायत्तता नहीं है जैसी राज्यों को है, क्योंकि राज्यों को विधि के निर्माण की शक्ति है, पंचायतों को विधि के निर्माण की शक्ति नहीं है। भाई राज्य वित्त आयोग जो कहेगा टैक्सेशन के लिए वही पंचायत लेगी। तो हरियाणा ने क्या किया था, वैसे हरियाणा में देखिए बड़ी दिलचस्प घटना हुई थी, खाप पंचायतों की बात आई। दोस्तों हमारा देश भी कमाल का है। तो आज ये हुआ कि पंचायती राज पहली बार लागू हो गया तो हरियाणा के ताऊ लोगों ने कहा क्या हमारे इतने खराब दिन आ गए कि लुगाइयों का शासन हमारे ऊपर होगा। लेकिन बाद में हर जगह पंचायती राज लागू हो गया, समाज का परिवर्तन ऐसा है। और जब आंध्र प्रदेश में ये हो गया कि भाई जिसके 2 बच्चे होंगे वो ग्राम प्रधान नहीं बनेगा, अब समझो ग्राम प्रधान बनने के बाद किसी के तीसरा बच्चा हो जाए तो क्या होगा, तो बड़ा आफत आई। तो पता चला एक व्यक्ति का तीसरा बच्चा हो गया तो उसको फिर जल्दी जल्दी ननिहाल भेज दिया गया। कुछ लोगों ने कहा यार तुम्हारे यहाँ तो रात में बच्चा पैदा हुआ था, ननिहाल कैसे भेज दिया। तो अब ये समस्याएं, हिंदुस्तान कमाल का देश है। लेकिन पंचायत के वित्तीय स्रोत क्या है अगर आप देखोगे तो पहला पंचायतों के अपने संसाधन, और हकीकत की बात है कि पंचायतों के अपने संसाधन तो नगण्य ही है। दूसरा है राज्य सरकार के द्वारा दिए गए अनुदान। तीसरा है राज्य के करों का हिस्सा। राज्य के करों का हिस्सा और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त राशि। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त राशि, ये अपने आप में वित्तीय स्रोत हैं। ये वित्तीय स्रोत हैं। भाई पंचायत पहला अपने संसाधन से कुछ पालेंगे पहला, फिर राज्य सरकार से अनुदान भी मिल सकती है और ये अनुदान मिलती है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर। राज्य के करों का हिस्सा भी कुछ पंचायतों को मिलता है। लेकिन दोस्तों हकीकत की बात है राज्य सरकार ही बेहाल है। अभी तो आप बंगाल को देखो, तेलंगाना राज्य देखो, अभी तो पंजाब ने कहा है कि कर्मचारी सुबह सुबह काम पर आ जाए। सरकार के पास बिजली खर्च इतना ज्यादा है कि प्रॉब्लम मची हुई है। तो सवाल है जहां राज्य की ही समस्या है वो राज्य क्या पंचायतों को सहायता देगा। तो यहाँ पे पंचायत के वित्तीय स्रोत क्या है, ये दिए गए हैं राज्य करों के हिस्से, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त राशि, ये हिस्से दिए गए हैं। लेकिन हकीकत की बात है कि ये पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, ये मामला पर्याप्त हो नहीं पा रहा है। इसीलिए अब सवाल है, अच्छा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का मतलब है जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, वो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। अच्छा राज्यों के पास अपना पैसा तो है नहीं, केंद्र राज्यों के माध्यम से पंचायतों को पैसा भेजता है, उसमें भी देने में विलंब करते हैं। इसलिए 13th फाइनेंस कमीशन से, अब इसमें केरला फिल मॉडल है दोस्तों। 13वें वित्त आयोग के बाद ये कहा गया था कि पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान 2 प्रकार के होंगे, एक परफॉर्मेंस अनुदान, दूसरा सामान्य अनुदान। उन राज्यों को ज्यादा पैसा दिया जाएगा जिन्होंने पंचायती राज को शक्तिशाली बनाया है। भाई उन राज्यों को प्रोत्साहित तो किया जाए तभी तो बात बनेगी। और दोस्तों हकीकत की बात है कि अब पंचायत अपने संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं करते। अच्छा कहा भी जाता है कि पंचायत अपने संसाधन कैसे बनाए, कोई महत्वपूर्ण टैक्सेशन तो राज्य उसको देते नहीं। हरियाणा राज्य ने एक बार एंटरटेनमेंट टैक्स दिया था पंचायतों को, फिर वापस ले लिया। तो पंचायत क्या करे। लेकिन दोस्तों इनके अलावा हम क्या सुझाव दे सकते हैं इनको वित्तीय रूप में स्वायत्त बनाने के लिए, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए आजकल गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन वो काम करते हैं, यही तो गवर्नेंस है। यानी दोस्तों कितना समय बदल गया। पहले तो गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन एनजीओ, पहले क्या था सारा काम शिक्षा स्वास्थ्य सब सरकार करेगी, आज तो हर फील्ड में एनजीओ काम कर रहे हैं। तो एनजीओ जो पैसा खर्च करते हैं वो पंचायतों के माध्यम से नहीं खर्च करते, बड़ी विडंबना है। तो सुझाव कहा जाता है भाई पंचायतों के माध्यम से पैसा खर्च करें पहला। दूसरा देखोगे सांसद विकास निधि, सांसद विकास निधि से हर साल सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिल रहा है। और संयोग की बात है सांसद विकास निधि जिसे कहते हैं MPLAD, जो 1993 में नरसिंह राव सरकार के समय शुरू हुआ, और सांसद विकास निधि से जो पैसा खर्च होता है वो 23 विषय पे खर्च होता है।
और 23 वो सारे विषय वो हैं जो पंचायती राज के विषय है, और 200 सांसद विकास निधि से जो पैसा खर्च होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू होता है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि सांसद विकास निधि का पैसा भी पंचायतों को दे दिया जाए, तो पंचायत के माध्यम से खत्म हो पैसा, तो पंचायतों को वित्तीय रूप में हम शक्तिशाली बना सकते हैं। इसे कई बार तो देखता है कि हम जानबूझकर पंचायतों को शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड का मॉडल कमाल का है। स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में अगर 100 रुपए खर्च होता है तो 33 रुपए संघ खर्च करता है, 33 रुपए राज्य खर्च करता है, वही 33 रुपए स्थानीय शासन खर्च करता है। हमारे यहाँ कमाल की बात है, हमारे कुल पैसा खर्च होगा 70 रुपए संघ खर्च करेगा, 25 रुपए राज्य खर्च करेगा, 5 रुपए स्थानीय शासन खर्च करेगा। 5 रुपए में कहाँ से गांव का विकास हो जाएगा? और जब आपको सांसद के थ्रू विकास करवाना था तो फिर पूरा ग्राम पंचायत का विचार ही फिर निरर्थक हो जाता है। यहाँ पे भी समस्या है। और इतना ही नहीं, अभी आप देखोगे अभी क्या हो रहा है, हम गांव के विकास में निजी क्षेत्रों का योगदान बढ़ाना चाहिए। अरे निजी क्षेत्रों से, प्राइवेट सेक्टर से योगदान होना चाहिए। कैसे? देखो दोस्तों, आजकल कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विचार चलता है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई देखो, ये सामाजिक जो उत्तरदायित्व होता है, यानी निजी कंपनियों को भी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी इंटरेस्टिंग विचार है ये। निजी कंपनियों का भी एक उत्तरदायित्व है सामाजिक, और इसके अंतर्गत निजी कंपनियां तमाम पैसा खर्च करती हैं, और ये निजी कंपनियां सामाजिक उत्तरदायित्व आगे बढ़ाती हैं। ये निजी क्षेत्रों से योगदान इनका लिया जाता है। फोर्ड है, हमारे बिल गेट्स हैं, तो अब देखो ये गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन्फोसिस है, गांव के विकास के लिए काम कर रही है। अब सवाल ये है कि पंचायत जब खुद ही भ्रष्ट है तो क्या गांव के विकास के लिए काम करेगा? अच्छा, हमारे दोस्तों, इतना इतना सहिष्णु देश है कि गांव के लोगों को पता है सारा सरपंच पैसा खा रहा है, फिर भी मिलकर कहेंगे चलो भाई खा लो। तो हमारे ज्यादातर गांव में पंचायत भवन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बार अभी मैं गांव में जा रहा था और मैंने पहली बार देखा कि पंचायत यानी ग्राम पंचायत का सचिवालय, मैं दंग रह गया। ऐसा ही ग्राम सभा चाहिए, ग्राम पंचायत का सचिवालय हो तो गांव ग्रामीण वासियों को आम सुविधाएं सब उसी सचिवालय से मिल जाए। चाहे उनका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, चाहे उनका कोई और योजना का लाभ है, सरकारी योजनाओं का लाभ, वो मिल जाए। और हकीकत की बात है कि पंचायतों को शक्तिशाली बनाने के लिए निजी क्षेत्रों से बड़े योगदान लिए जा सकते हैं। जैसे किसी निजी कंपनी को ये कह दिया जाए स्कूल बनवा दे, जैसे कि केदारनाथ क्षेत्र में रुद्रप्रयाग की बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ने के कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो स्कूल वालों ने ग्राम प्रधान को कहा कि भैया आप हमारी पूरी बिल्डिंग को साउंड प्रूफ करिए, आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और पंचायत के पास इतना पैसा था नहीं, तो पंचायत ने डीएम के माध्यम से उन कंपनियों को संपर्क किया जो हवाई सेवा देती हैं, तो सारी निजी कंपनियों ने गांव के स्कूल को साउंड प्रूफ बनवा दिया। ये निजी क्षेत्र का एग्जाम्पल है। इसका मतलब दोस्तों, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो अपने आप में गाँव में वित्त को सुदृढ़ किया जा सकता है और ग्राम पंचायत को और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? जैसे केरल में किया गया है, यानी पंचायतों को प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण दिया जाए। यानी प्रशासनिक अधिकारी पर नियंत्रण का मतलब है कि अगर आप जानते हो कि जब से पंचायती राज आया, जो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर थे वो पहले पंचायती राज में आने से मना कर रहे थे, क्योंकि ग्राम प्रधान तो सीधा उनको भी देखेगा कौन से टीचर है। लेकिन अब सवाल है, टीचर ना है तो ग्राम प्रधान कुछ नहीं कर सकता, लेखपाल बीडीओ के खिलाफ ग्राम प्रधान कुछ नहीं कर सकता। तो केरल ने क्या किया है, इन अधिकारियों पर पंचायतों को अधिकार दे दिया है, जिससे ये अधिकारी पंचायतों की सुनते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हम नहीं करेंगे इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इस वजह से पंचायत में ये रिफॉर्म किए जा सकते हैं, वित्तीय स्वायत्तता दी जाए, अधीनता के सिद्धांत को परिवर्तित किया जाए, पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण किया जाए, जैसे केरल में किया गया है। पंचायतों को कहीं न कहीं तो अधिकार दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, पंचायतों में भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है। पंचायतों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। अब सवाल ये है दोस्तों, अब भ्रष्टाचार के आप शिकायत करने जाइए तो आरटीआई लगाइए, तो आरटीआई में इतनी पहले से लंबित सूचनाएं हैं कि आपको सूचना मिलने में 3 साल लग जाएगा।
आरटीआई से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, अब किसके हम अप्रोच करें? क्योंकि हकीकत की बात है, पर सरपंच, प्रशासनिक अधिकारी सब मिले हुए हैं। अब जब सब मिले हुए हैं तो किसके खिलाफ कौन सूचना लाई जाए? इसीलिए अब सवाल है कि इस बात पे ध्यान दिलाया गया। इसीलिए ये बात एआरसी सेकंड यानी प्रशासन सुधार आयोग सेकंड ने कहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक स्थानीय लोकपाल का प्रावधान किया जाए, जो केवल पंचायतों के भ्रष्टाचार की समस्या को सुने। और क्योंकि हकीकत की बात दोस्तों, ये आलोचना लगती है कि भाई पंचायती राज ने तो भ्रष्टाचार गंगोत्री बहा दी है। पहले दिल्ली लखनऊ तक के लोग खाते थे, अब तो गांव तक लोग खाने लगे। अब पंचायती राज का सिस्टम तो ऐसा हो गया है। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन पंचायती राज को लगातार और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और इसीलिए अब देखोगे हमारे यहाँ तो राजीव गांधी पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, और पंचायत के लोगों के क्षमता निर्माण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रावधान किए गए। क्योंकि ग्राम प्रधान को जो पैसे खर्च करने होते हैं, उनको भी थोड़ा बजट मैनेजमेंट होना चाहिए, कहाँ कितना पैसा खर्च करें, कैसे पैसा खर्च करें, और वो निगरानी में भी होना चाहिए। और सच मानिए, प्रशासनिक अधिकारी अगर चाह ले तो करप्शन नहीं होता। अब प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएगा तो भ्रष्टाचार रहेगा। तो पंचायती राज ने एक नया रास्ता खोला है, फिर भी तमाम अभी सुधारों गुंजाइश है। अच्छा, अब आप देखो दोस्तों, इसे पंचायती राज के बारे में निष्कर्ष आप हमेशा सकारात्मक लिखोगे, और आप देखो इसके अलावा तमाम समस्या आप कह सकते हो कि पति प्रधान की बात है, ग्राम सभा की बैठक नहीं होती। इन समस्याओं को हम लिख नहीं सकते। हम सबसे महत्वपूर्ण समस्या लिखते हैं कि हर समस्या लिखने के पास हमारे पास स्पेस नहीं होता। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान लो कि पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं को उत्थान कैसे हो रहा है, तो देखने में बड़ा सरल सवाल लगता है कि पंचायती राज के माध्यम से महिला उत्थान कैसे हो रहा है। तो दोस्तों इसका बड़ा स्पष्ट जवाब है कि कैसे हो रहा है। आप इसे ग्राम सभा के माध्यम से बताएंगे, अब महिलाएं ग्राम सभा में बैठ सकती हैं। इसे आप 29 विषय के माध्यम से बताएंगे, 29 विषय में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य पर अब ज्यादा बल दिया जा रहा है पंचायतों के आने के कारण। अब महिलाएं ग्रामीण विकास में भी अपना योगदान देंगी, और महिलाओं में पंचायतों में भागीदारी के परिणाम स्वरूप उनमें राजनीतिक चेतना भी उभर रही है। छवि राजावत राजस्थान में ग्राम प्रधान हुई। ये राजनीतिक चेतना का मतलब है, अब उनको लगता है कि भाई केवल उनका काम घर में खाना बनाना नहीं है। इधर पे भी समस्या है हमारे पति प्रधान, यानी गांव का चुनाव हो जाता है, पंचायत का चुनाव हो जाता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि गांव के प्रधान महिला एक पुरुष है। हर जगह पुरुष आता है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, लोकतंत्र का परिवर्तन बैलगाड़ी जैसा होता है, हौले हौले होता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में परिवर्तन अपने आप होता चला जाता है। इसीलिए महिलाओं की बात जब लिखिए तो पंचायती राज के विशिष्ट विषय को लिखकर फिर महिलाओं की बात लिखिए। तो चाहे इंदिरा विकास, चाहे चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मनरेगा हो, इन सब में महिलाओं को भी तो फायदा मिलेगा। इसलिए और सबसे बड़ी बात है, महिला का एक सामाजिक स्टेटस बदलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज में महिला का मतलब है कि केवल पति की अनुगामिनी, केवल घर गृहस्थी संभालने वाली महिला। दोस्तों ये है 73rd अमेंडमेंट और पंचायती राज। ये 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज है। अब उसके बाद जरा 74th अमेंडमेंट देख ले, नगर पालिका। और आप यकीन मानो 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट को एक ही जनपद में गांव शहर दोनों होते हैं। इसे 90% पार्ट तो एक ही जैसे, थोड़ा सा अलग है, केवल इसमें थोड़ा सा अलग है। नगर पालिका में केवल थोड़ा अलग है, जो हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। कल नगर पालिका, और फिर हमने बताया परसों डाउट क्लास होगी। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक होंगे मंडे से अगले फ्राइडे तक। नमस्कार दोस्तों।